नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, बिहार में आज नीतीश युग का समापन हो गया और बीजेपी युग का आगाज हो गया। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा जो मानकर चला जा रहा था, चुन लिए गए। बीजेपी विधायक दल और बाद में जो एनडीए है विधायक दल, दोनों ने उस पर अपनी मोहर लगा दी। कल शपथ होगी। जब आपके हाथ में ये वीडियो होगा, उसके कुछ देर बाद और जब आप ये देख रहे होंगे तब भी आप शपथ ले चुके होंगे। लेकिन अब सवाल यही है कि जो सुशासन 20 सालों का, उसका स्वरूप क्या होगा? सम्राट चौधरी क्या ठीक पसंद है? जो चुना तो खुद नीतीश कुमार ने ही है और भारतीय जनता पार्टी की कुछ क्या मजबूरियां रहीं और नीतीश कुमार राज्यसभा में पहुंचना पहले ही हो गया था, क्लियर हो गया था। लेकिन अब बिहार कैसा आगे बढ़ेगा? क्योंकि जो वहां जातीय समीकरण है, जो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 20 साल तक चलाया, तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। और ये तो है ही, बिहार तो है ही। बिहार के अलावा भी और भी कुछ विषय हैं। हम देश की बात हर दिन किया करते हैं और प्रोफेसर अभय दुबे जी से ये जो समझने की कोशिश करते हैं, तमाम जो राजनीति है देश की, उससे जुड़े जो प्रश्न होते हैं, मौजूद सवाल होते हैं, पूछते हैं। तो पूरी स्थितियों को समझने के लिए चलेंगे सीधे अभय दुबे जी के पास। सबसे पहले जुड़ना चाहूंगा, जुड़ गए अभय सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत सर बिहार से ही करना चाहूंगा। बिहार में नीतीश युग का समापन, 20 बरस लगातार मुख्यमंत्री, और अब भारतीय जनता पार्टी युग की शुरुआत, सम्राट चौधरी के तौर पे शुरुआत। कैसे इसको देखा, कैसे ली जाए? क्योंकि नीतीश कुमार ने एक अलग सुशासन बाबू जैसी उनकी छवि, कैसे ये सब बचेगा कैसे, और जेडीयू का क्या होगा? शुरुआत यहीं से अभय सर। देखिए, पिछली बार जब चुनाव नतीजे आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और साथ में नीतीश कुमार की पार्टी ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया था। जहां तक मुझे याद पड़ता है, दोनों के बीच में 4 या 5 सीटों से ज्यादा का फर्क नहीं था। और उसके बाद अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक भी नीतीश कुमार ने अपनी तरफ झुका लिए थे। तो हम सब लोगों ने वीडियो बनाए थे, चर्चा की थी, विश्लेषण किया था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि ऐसी कोई स्थिति ना बन पाए कि भाजपा उन पर दबाव डालकर उनसे मुख्यमंत्री की गद्दी छीन ले। फिर अचानक ये हुआ कि भाई नीतीश कुमार खुद ही अपनी गद्दी भाजपा को देने के लिए तैयार है। अच्छा, तो ये, और उन्होंने गद्दी दे भी दी भाजपा को। अब तो ये, इस पे पुरानी बातों को दोहराने से फायदा क्या है? वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जगह जगह जाके बिहार में उन्होंने खुद सम्राट चौधरी को मंच पे कहा कि अब आप यही कामकाज देखेंगे। एक तरह सम्राट चौधरी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सम्राट चौधरी जो जनता दल यूनाइटेड के सदस्य नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनको उन्होंने जिम्मेदारी दे दी। फिर यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भाजपा आला कमान को एक फॉर्मूला दिया और वो फॉर्मूला ये था कि लव कुश जो समीकरण है, उस समीकरण को बनाए रखने के लिए इनका बनना बहुत जरूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी का ही कोई आदमी मुख्यमंत्री बने तो वो सम्राट चौधरी बने और कोई ना बने, क्योंकि सम्राट चौधरी कुश की भूमिका निभाते हैं, कुशवाहा हैं, जिनकी संख्या बिहार के पिछड़े समाज में यादवों के बाद सबसे ज्यादा है। और लव की भूमिका नीतीश कुमार निभाते हैं, जो कि कुर्मी जाति के हैं। तो इसलिए, और ये बात उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी समझा दी, वो भी इससे सहमत हो गए। और अंततः आज जो भी औपचारिकता और एक औपचारिक किस्म का नाटक होता है, वो सब नाटक हुआ और उसके बाद में उनको, सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया और मामला, बात खत्म हो गई। उन्होंने अब 15 तारीख को, यानी कल, शपथ ग्रहण समारोह भी उनका हो जाएगा। अब यहां पे जो पेचीदगी की वाली बात है वो ये है कि अगर नीतीश कुमार स्वयं पद से हटना चाहते थे तो ऐसी उनके सामने क्या मजबूरी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को वो स्वीकार कर लें? ये उन्होंने क्यों किया? ये एक प्रश्न है जिसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सभी लोग इस बारे में तकरीबन एक राय थी
कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की शख्सियत के कारण एनडीए को फायदा हुआ। उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो उस एंटी इनकम्बेंसी बंद हो गई नीतीश कुमार की वजह से। वरना इतने दिनों तक कोई सत्ता में रहने के बाद सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी वगैरह भी जमा हो जाती थी। तेजस्वी यादव वगैरह उसकी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार एक ऐसा फैक्टर थे जिनकी वजह से एनडीए को चुनाव जीतने में मदद मिली। वो मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ भी ली। तो अब ये हम सब लोग अंदाज लगा रहे थे कि साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद ये हट जाएंगे और तब भाजपा शायद अपनी वो तमन्ना पूरी कर लेगी कि हमारा होना चाहिए मुख्यमंत्री। लेकिन केवल 5 महीने के आसपास समय में नीतीश कुमार पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए, वो भी भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए। ये बात सही है कि भाजपा का मुख्यमंत्री उन्होंने ही चुना, लेकिन वो भाजपा के वो अपनी पार्टी का भी तो मुख्यमंत्री चुन सकते थे, तब भी तो लव कुश समीकरण बना रहता। देखिए, कुशवाहाओं के एक नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो खुलकर नीतीश कुमार के साथ हैं। आखिर तक वो कहते रहे कि नीतीश कुमार को चाहिए कि उनका स्वास्थ्य खराब है, उन्हें अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहिए। भाजपा विधायक दल की बैठक के पहले उसको लीक भी किया कि हो गए, पहले ही बधाई दी जी। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इसके बावजूद भी जितेंद्र राम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के साथ थे, चिराग पासवान को छोड़ के बाकी सब एनडीए के ज्यादातर लोग नीतीश कुमार के साथ थे। फिर भी नीतीश कुमार ने भाजपा के हाथ में कमान देना क्यों स्वीकार किया? ये है एक प्रश्न जिसके ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए। अब मेरे पास इसका एक संभावित उत्तर भी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं सर। वो संभावित उत्तर यह है कि नीतीश कुमार को इस बात का शायद एहसास था कि उनकी जो जनता दल यूनाइटेड है, अब वो जनता दल यूनाइटेड नहीं रही जो पहले किसी जमाने में हुआ करती थी। इस जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा दरअसल प्रच्छन्न भाजपाई हो चुका था, चाहे वो संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, या उनके जैसे और लोग हों। ये लोग दरअसल भाजपाई हो चुके थे और नीतीश कुमार को इस बात का एहसास था कि अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने में टांग अड़ाई अपनी, तो जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगा। तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि इनका मुख्यमंत्री बन जाने दें, फिर आगे जो राजनीति बनेगी उसमें उस हिसाब से दांव खेलेंगे। अच्छा, ये बात इसलिए भी ज्यादा संभावित लगती है कि उन्होंने धीरे से ही सही अपने बेटे को भी पार्टी जिस वक्त सम्राट चौधरी भाजपा विधायक दल के नेता चुने जा रहे थे, उसी वक्त संजय झा एक अन्य कार्यक्रम में उनको एक टोपी पहना रहे थे अपनी पार्टी की, निशांत कुमार को। मतलब वो भी चीज चल रही थी। ठीक है, निशांत कुमार का नाम अभी तक उप मुख्यमंत्री, संभावित उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं लिया रहा, लेकिन वो एक मामूली बात है। मतलब वो मैं उसको इतना महत्व नहीं देता। कोशिश अब ये होगी नीतीश कुमार की तरफ से कि निशांत कुमार को लव कुश में जो लव वाला हिस्सा है उसकी ठीक से राजनीतिक नुमाइंदगी करने वाली हैसियत प्राप्त हो, उनकी राजनीतिक शख्सियत वैसी बने। अगर ये नहीं बनेगी तो फिर बहुत दिनों तक जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी को प्रतिसंतुलित करने वाली, काउंटर बैलेंस करने वाली ताकत नहीं रह जाएगी उत्तर बिहार में। ये स्थिति बिहार की बन रही है, मुझे लगता है। अच्छा, अब इसमें इस स्थिति के कई ऐसे परिणाम भी निकल सकते हैं जिनके बारे में हम अभी से कुछ नहीं कह सकते। जैसे हमें नहीं पता है कि राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक भविष्य पर यह परिवर्तन क्या असर डालेगा। मैं यही पूछना, बचेगा या जेडीयू या नहीं बचेगा, ये अभी भी है। जनता दल यूनाइटेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं, लालू यादव की पार्टी। जी 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 जी, सॉरी। उनके जनता दल यूनाइटेड तो किसी तरह बचा रहा है, इसके लिए नीतीश कुमार ने ये अपनी कुर्सी देना शुरू की है। लेकिन जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जो है, जिसके पास एक बड़ा सामाजिक जनाधार है, जो कभी बहुत अच्छा परिणाम निकालता है, कभी परिणाम नहीं निकाल पाता, वो उसके राजनीतिक भविष्य में इसका क्या असर होगा, ये सवाल है। क्योंकि नीतीश कुमार जब रहते थे तो नीतीश कुमार बहुत महिलाओं के वोट बड़े पैमाने पर अपनी ओर खींचते थे, मुस्लिम्स। हाँ,
वो मुझे नहीं लगता कि अब इनके पास ऐसा कोई नेता है जो महिलाओं के वोटों को इस तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर सके। नीतीश कुमार जब रहते थे तो अति पिछड़ों के पास नीतीश कुमार के रूप में एक बड़ी आश्वस्त कारक हस्ती थी। जी। ये हस्ती भी अब उनके पास उस तरह की नहीं रह जाएगी। तो महिला वोटर और ईबीसी वोटर, ये जी। दोनों वोटर जो है ना, वो हो सकता है नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में अपनी मतदान प्राथमिकताओं पे आगे के चुनावों में फिर से गौर करें और उससे परिस्थितियां बदलें और उससे राष्ट्रीय जनता दल को लाभ होता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि अगर राष्ट्रीय जनता दल के पास यादव और मुसलमान वोट तो मजबूत है ही, अगर उसके साथ में थोड़ी सी महिलाएं जुड़ जाएं या थोड़ा सा ईबीसी वोट जुड़ जाए तो राष्ट्रीय जनता दल भी बहुत बड़ी ताकत है। जी। जी। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी ये सब करने के बावजूद भी अंततः भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक ऊंची जातियों की ही पार्टी है। इसीलिए अपने इसी सीमा का अतिक्रमण करने के लिए ही उन्होंने सम्राट चौधरी को माना कि बना देंगे और नीतीश कुमार के तर्क को स्वीकार कर लिया। क्योंकि अगर वो किसी भूमिहार को बना देते, अगर वो किसी कायस्थ को बना देते, अगर वो किसी ब्राह्मण या राजपूत को बना देते भाजपा वाले, तो फिर भाजपा के लिए बिहार में अपने जनाधार का विस्तार करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। तो मुझे लग रहा है कि ये तमाम चीजें हैं जो कि बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका निभाएंगी और हमें इनके ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी। सर एक चीज और भी सर, मैं इसको भी आप करिएगा डिकोड की चीटिंग तो हो ही गई। 243 में 200 प्लस 202 सीटें जब मिली थी तो उसमें ऑन बिकॉज ऑफ नीतीश कुमार, और तब बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, और इसमें किसी ने भी की। लेकिन ये चीजें ये भी कितना, क्या बीजेपी के लिए भी तो शायद आने वाले वक्त में आप जो चीजें करें उसके साथ में और दिक्कतें भी पैदा करती रहेंगी, बना रहेगा। और फिर बीजेपी में अपने आज जो हम बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अपने उनके दल में सम्राट चौधरी के चुनाव के दरमियान, वो उत्साह जो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन जो बुझे चेहरे थे वो भी तो बहुत कुछ कहानियां कह रहे थे। इन सबको आप कैसे अब देखिए, आप जो बात कह रहे हैं इसी में मैं एक पहलू और जोड़ देता हूं जिसकी आज कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 2025 में जब बिहार में चुनाव की मुहिम चल रही थी तो उस वक्त प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी के नेता के तौर पर पटना में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सर, की थी। वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्राट चौधरी को समर्पित थी। जी जी जी। उन्होंने सम्राट चौधरी पर जबरदस्त किस्म के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 1995 के मुंगेर जिले के तारापुर नामक जगह पर एक सामूहिक हत्याकांड हुआ था, इसमें 6-7 लोगों की हत्या हुई थी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के 6-7 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। वो उसमें अभियुक्त थे सम्राट चौधरी। और प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि उस समय सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र का फर्जी दस्तावेज पेश किया कि वो नाबालिग थे, इसलिए वो उस अभियुक्त होने से बच गए और वो अदालत सुप्रीम कोर्ट तक गए। अदालत से उन्होंने सम्राट चौधरी ने वो राहत प्राप्त की। उन्होंने दूसरा आरोप ये लगाया कि सम्राट चौधरी ने 2020 के चुनावी हलफनामे में अपनी उम्र 51 साल बताई, जिसके हिसाब से 1995 में उनकी उम्र 26 साल बनती थी, न कि नाबालिग थे वो। उन्होंने कहा कि ये नाम बदलने और पहचान छिपाने में भी एक्सपर्ट हैं। इनका असली नाम सम्राट कुमार मौर्य या राकेश कुमार है। सम्राट चौधरी इनका असली नाम नहीं है। जी। एक कांग्रेस के पुराने नेता सदानंद सिंह पर बम फेंका गया, जिसमें 6 मौतें हुई। उस घटना से भी प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को जोड़ा। सम्राट चौधरी की जो शैक्षणिक योग्यता थी उसमें जो घपला हुआ, उस घपले को उन्होंने काफी उभारा। उन्होंने कहा सम्राट चौधरी कहते हैं उनके पास पीएफसी नाम की एक डिग्री है जो कामराज यूनिवर्सिटी से उन्हें प्राप्त हुई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये डिग्री पूरी तरह फर्जी है क्योंकि ये कोर्स तो केवल तमिल भाषी छात्रों के लिए होता है, इनको पीएफसी की डिग्री मिल ही नहीं सकती। उन्होंने कहा ये तो 7वीं पास या मैट्रिक फेल आदमी है। जी। और चुनावी हलफनामा में उन्होंने अपनी शैक्षणिक विवरण में काफी गड़बड़ियां की। उन्होंने एक शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ था, उसके साथ भी उन्होंने सम्राट चौधरी को जोड़ा। फिर उसके बाद सम्राट चौधरी से कमीशन खोरी करने में, टेंडरों में गड़बड़ी करने के बहुत सारे आरोप लगाए। अच्छा, और उन्होंने साफ कहा कि अगर मेरे आरोप गलत हैं तो मुझे आप अदालत में ले जाइए, मुझ पर मुकदमा कीजिए। लेकिन सम्राट चौधरी ने तो आज तक प्रशांत किशोर पर मुकदमा नहीं किया।
एक मौखिक खंडन कर दिया कि भाई ये आरोप राजनीति प्रेरित हैं, हम हमारे खिलाफ कोई आरोप नहीं, सही नहीं है। लेकिन उनको वो अदालत में तो आज तक नहीं ले गए। सम्राट किशोर के आरोप तो प्रशांत किशोर के आरोप तो अभी भी सार्वजनिक जीवन में अपनी जगह खड़े हुए हैं और चुनौती दे रहे हैं सम्राट चौधरी को और भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को भी वो चुनौती दे रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये कभी भी ये सब चीजें दोबारा मुंह उठा सकती हैं अपना सर। और जिस दिन सम्राट चौधरी को हटाना होगा उस दिन इन्हीं तर्कों के आधार पर उनको हटा दिया जाएगा। अरे भाई, इनके ऊपर तो ये आरोप है। तो सम्राट चौधरी का राजनीतिक भविष्य कोई बहुत ठीक है, वो अपने जीवन में सबसे जो उनके पिता कभी हासिल नहीं कर पाए शकुनी चौधरी, वो उन्होंने हासिल कर लिया है। और वो देखिए, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की कतारों से नहीं आते हैं, नहीं आते। वो आरजेडी में 20 साल तक रहे हैं, वो राबड़ी सरकार में मंत्री भी रहे हैं सम्राट चौधरी। वो फेटा बांधना उनका, वो भी कोई भूला थोड़ी है। यही नीतीश कुमार को हटाने के लिए उन्होंने वो मुरेटा का भी प्रण लिया था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो ये सब जो चल रहा है पूरा मामला, वो इतना सुरक्षित भी नहीं है बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी जी। अब ऐसे 2-3 जिज्ञासाएं, और एक तो जैसे जो सुशासन नामक ब्रांड भी आज हम मान लें कि उसका भी द एंड हो गया, जैसे कि नीतीश जी के बारे में कहा जा रहा है। और साथ में सर, इसमें नीतीश जी अभी कुछ, क्योंकि उनके लिए है कि वो बड़ा हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं, तो ये जो सारा कुछ हुआ है, मजबूरी है क्या क्या इसमें? ज्यादा आपने कुछ चीजें तो कही, लेकिन और बड़ा कारण क्या है कि क्या कुछ अभी कुछ बचा है उनको? कुछ क्या राज्यसभा तक ही सीमित होगा कि कुछ आगे कुछ? क्योंकि अगर बिहार में बीजेपी को, जी ऐसा माना जाता है संजीव जी कि उनका स्वास्थ्य वगैरह बहुत खराब है, वो बहुत ज्यादा जी सक्रिय किस्म की कोई किसी पद पे नहीं रह सकते, एक ऐसे पद पे नहीं रह सकते जिन्होंने बहुत मेहनत करनी पड़े, दौड़ धूप करनी पड़े वगैरह, और लगातार सतर्क रहना पड़े, चौकन्ना रहना पड़े, है? तो वो स्थिति उनकी नहीं रह गई है। अगर वो स्थिति इनकी ठीक होती तो फिर आप समझ लीजिए कि वो ये पद भी नहीं छोड़ते। यहाँ पे जी भाजपा कितनी भी कलाबाजियां खाती रहती, वो उनको पद से नहीं हटा सकती थी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने ये जो किया है, इसके पीछे अपनी पार्टी और अपनी जो सांगठनिक विरासत है उनकी, और सामाजिक राजनीतिक विरासत है, वो सामाजिक राजनीतिक विरासत भाजपा निगल ना जाए। मतलब इसको ऐसे ऐसे महाराष्ट्र में शिवसेना जैसे खत्म, हाँ, हरियाणा हाँ, में आईएनएलडी को निपटा दिया, हाँ, हाँ, टीडीपी वो उस टीडीपी तरीके से कश्मीर ना में हो, उस तरीके से ना हो। और मतलब भाजपा जनता दल यूनाइटेड को तोड़ के अपना मुख्यमंत्री बनाती, एक तो वो स्थिति थी। एक स्थिति ये है कि जनता दल यूनाइटेड तोड़ी नहीं गई है, वो अपनी जगह कायम है पूरी तरीके से। उनका बेटा भी आ गया है उसके अंदर, धीरे धीरे करके वो पार्टी के नेतृत्व पे अपनी पकड़ बना लेगा। नीतीश कुमार उसे पकड़ बनाने में मदद कर सकते हैं राय मशवरे में, है। और कुछ इस तरह की योजना आपस में रही होगी इन लोगों की। मुझे तो लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए नीतीश कुमार ने, जब अपना स्वास्थ्य खराब हुआ तो पद छोड़ के अपनी पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की बजाय भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार कर लिया। भाजपा और उनके उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सीटों में कोई खास अंतर नहीं है। तो वो ये मानना कि भाजपा सबसे बड़े दल की थी इसलिए उसने किया। भाजपा तो, नीतीश कुमार का दल तो पिछले चुनाव में बहुत छोटा था भाजपा के मुकाबले, फिर भी भाजपा ने उन्हें 5 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रखा। न केवल 5 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रखा, बल्कि और तो और उन्होंने उसको बीच में नीतीश कुमार छोड़ के भी गए भाजपा, फिर लौट भी आए। नहीं, मैं यही, मेरे पे 2 सवाल और इसी से जुड़े, मैं अगले पे जाऊं कि एक तो 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ, एक 20 साल का दौर, और इसके अलावा इस्तीफे भी कई बार हैं, तो वो उस तरह का कोई खेला भी अभी कहीं कुछ? क्योंकि संभावनाओं से तो कोई, इनका राजनीति तो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। एक, और दूसरा क्या, जैसे मैंने कहा, हिंदुत्व और जो सनातन है, इस युग का कई आगाज बीजेपी की ओर से बिहार में, भले ही वो सम्राट चौधरी है, नहीं है वो संघ और उस पृष्ठभूमि के, लेकिन हो तो सकता ही है। हम हेमंता बिस्वा शर्मा को देखते हैं, कांग्रेस। ये सारी बातें हो सकती है, ये सारी बात होती है। लेकिन नीतीश कुमार ये ध्यान जरूर रखेंगे कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री पद तो उन्होंने छोड़ दिया सर, तो वहां तो वो तो अब कोई समस्या रह नहीं गई। लेकिन वो ये जरूर देखेंगे कि अगर हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, हमारी पार्टी के एमएलए फोड़ने की कोशिश हो रही है, हमारी पार्टी में कोई स्प्लिट इंजीनियरिंग करने की कोशिश हो रही है, तब फिर वो जरूर कुछ अपनी राजनीतिक चाल चलेंगे।
अगर वो भाजपा उनको साल 1.5 साल का मौका दे देती, अवधि दे देती है, इसमें वो शांतिपूर्वक अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने बेटे को मजबूत करें, तो वो उनकी कोशिश होगी कि अंततः फिर से अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना के निकलें। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इधर एक चीज़ और है जो हम इधर देखते हैं जो मोदी जी और अभी बीजेपी की संघ की जो पॉलिटिक्स है और खासकर मोदी जी अभी बहुत मसरूफ हैं कि वो जो महिला आरक्षण बिल, अब कुछ ही घंटे शेष बचे और वो सोनिया गांधी जी का जो कल हिंदू में आलेख था उनका, उन्होंने उस चीज़ पे काफ़ी फ़ोकस किया था। तो ये जो है ये इसको कैसे इसको क्योंकि जवाब नहीं आया, वो सोनिया जी ने सब प्रश्न उठाए थे। एक टिप्पणी सर इस पे भाई छोटी देखिए, ये तो बहुत नरेंद्र मोदी तो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की राजनीति बहुत उतार पर है। आप देखिए, पूरा नोएडा में 2 दिन से मजदूरों का हिंसक आंदोलन चल रहा है। चल रहा है। पूरा दिल्ली जाम हो जाता है। बिहार में हो चुका है, पानीपत में हो चुका है, मनेसर में हो चुका है, गुजरात में हो चुका है, सब जगह हो रहा है। और क्योंकि पहले से ही वो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही थी, शोषित थे, उत्पीड़ित थे। ऊपर से गैस की किल्लत ने और समस्या बहुत बुरी कर दी। भाई जिसको 10-11 हज़ार रुपए महीने मिलते हैं, वो 4,000 रुपए का गैस सिलेंडर कैसे खरीदेगा? कहाँ से करेगा वो? तो इनकी सरकार के खिलाफ विभिन्न समाज के विभिन्न हिस्सों में काफ़ी नाराज़गी है। और ये बुरी तरह फंसे हुए हैं, ये इन बातों का भी जवाब नहीं दे पा रहे कि भाई आप इज़राइल क्यों गए थे? और पाकिस्तान को इतना महत्व कैसे मिल गया? तो इन तमाम चीज़ों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन्हें एक कोई बड़ा धमाकेदार काम करना, ये मोदी जी की पुराना हथकंडा है कि अगर कुछ मामला कमज़ोर हो रहा हो तो एक धमाकेदार काम किया जाए। तो अचानक जिस बात के ये खुद ही खिलाफ थे, ये तो खुद जब 23 में पास किया था, आप कर देते, आपने अभी अभी ये सब करके ये तो विपक्ष की मांग थी कि आप इसे कीजिए। ये कह रहे थे जी। हम नहीं करेंगे। अब अचानक ये कहने लगे हम करेंगे और तुरंत करेंगे, बिना देर के करेंगे, ये भी परवाह नहीं करेंगे कि विपक्ष के नेता जो है वो और चुनाव में फंसे हुए हैं, चुनावी प्रचार में फंसे हुए हैं। तो ये तो उस प्रकार का हथकंडेबाजी है। अब देखिए, जातिगत जनगणना और वो उन्होंने उठाए सवाल की वो भी वो कहीं सारे सवाल उन्होंने सोनिया जी ने उठाए हैं और बिल्कुल सही उठाए हैं सवाल उन्होंने। अब देखिए विपक्ष संसद में क्या भूमिका, क्या रणनीति इनके खिलाफ अपनाता है, उससे काफी कुछ चीजें तय होंगी। अब सर एक सूचना और आ रही है, देखिए अब फिर से वो बनने लगा, ये लोग कह रहे थे लगातार, जो आपने चूंकि गैस की बात की तो मैं एक पेट्रोल डीजल को लेकर निकल रहा है कि बहुत भारी 1600 करोड़ रुपए पर डे की जो है एक लॉस हो रहा है और इन्होंने 10 रुपए उत्पाद शुल्क में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कम किए थे, लेकिन अब निकल रहा है कि 29 तक रुकी है, चुनाव जैसे ही समाप्त होंगे तो फिर रोक नहीं पाएंगे। जो सीन बना हुआ $100 प्लस का जो है प्रति बैरल हो गया है क्रूड ऑयल, तो 18 रुपए के लगभग पेट्रोल और आज 35 आज रुपए के तक का अखबारों में डीजल, क्या ये हाहाकार मचने वाला। आज के अखबारों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का एक आंकड़ा आया है। जी जी मार्च का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3.4% बढ़ गया है। सर। मार्च का, अभी वो तो मार्च का है, अभी अप्रैल के 14 दिन हो गए हैं, 14 दिन में वो भी बढ़ा होगा काफी, है। तो वो इस वक्त महंगाई व्यवहारिक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आंकड़े में चीज साफ नहीं दिखाई पड़ती इतना, और उन लोग जो लोग ठीक ठाक कमाते हैं उनको लगता नहीं है, लेकिन जो लोग कम कमाते हैं उनको वो बहुत ठेस लगती है उसकी वजह से। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उस महंगाई पे नियंत्रित करना इन लोगों के लिए लगभग नामुमकिन है, ये कर ही नहीं सकते उसको किसी तरीके से। और अभी तो जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर ये पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पेट्रोल 18 रुपए लीटर महंगा हो जाएगा। यस सर, और 35 रुपए डीजल। हाँ, इसका मतलब है कि पेट्रोल कम से कम 110, 12, 15 रुपए डीजल होगा, महंगा होगा। डीजल 35 रुपए बढ़ जाएगा। उस हालत में आप देखिए महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ेगी। तो इस सब का मुकाबला ये लोग कैसे करेंगे? भाई ऐसा तो है नहीं हिंदुस्तान की जनता कहेगा नहीं हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देंगे, डोनाल्ड ट्रंप या हम नेतन्याहू को वोट नहीं देंगे। वोट देना नहीं देना तो नरेंद्र मोदी के लिए तय होगा। जी यस यस यस। तो जो वहां से सूचनाएं आ रही है हॉर्मूज वाला है कि वहां जो है ईरान मिसाइलें दाग रहा है, वो उसके वीडियो सामने आ गए हैं और उधर चीन ने भी बोला है कि पिक्चर अभी बहुत बाकी है। तो जो जो ट्रंप ने ये जो नई एक इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद जो सीन बना है, ये तो और ज्यादा मतलब बहुत गड़ती और बुरी फिर तरह उसका फंसे हैं। यही इधर सबब। मोदी इधर मोदी जी फंसे हुए हैं, उधर ट्रंप फंसे हुए। ट्रंप ने पोप से भी झगड़ा मोल ले लिया है। जी हाँ, जी हाँ।
पोप की बड़ी निंदा कर दी है। पोप ने भी जवाब दे दिया है कि हम तो अपनी बात कहेंगे, हम तुमसे नहीं दबेंगे। ये पहला ऐसा पोप है जो कि अमेरिकी पोप है ये। तो ट्रम्प का कह रहा है हम ही ने बनवाया था, अगर मैं नहीं होता राष्ट्रपति तुम पोप नहीं बन सकते थे, तुम्हारी ये मजाल कि तुम हमारा विरोध कर रहे हो। पोप ने कहा कि मैं जो उचित सही समझता हूं वो कहता रहूंगा मैं। तो वो तो ट्रम्प जो है ना, बहुत, देखिए यूरोप ने उसका नेतृत्व मानने से इनकार कर दिया है। उसके बहुत बड़े समर्थक ये थे, जापान बहुत बड़ा समर्थक था, दक्षिण कोरिया समर्थक था, वहां भी जनता का बहुत दबाव है, वो भी उनका मानने से बंद कर रहे हैं। और जो अभी जो उन्होंने कहा कि हम होर्मुज की नाकेबंदी करेंगे, तो सऊदी अरब ने आज उनसे कहा है कि भाई ये आप नाकेबंदी मत कीजिए, ये तो बहुत सब मामला गड़बड़ा और भी ज्यादा खराब हो जा रहा है, और भी चीज जो है बदसूरत हुई जा रही है, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। तो ट्रम्प को ये हटाना पड़ेगा, ये नाकेबंदी का ये जो उन्होंने प्रपंच किया है, इस प्रपंच को में भी फेल होगा। इसको बंदर घुड़की कहना उचित है। जंगल कानून से तो दुनिया नहीं चलेगी ना सर, किसी भी सूरत। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। खासकर बिहार पे फोकस था बहुत ज्यादा, और बाकी जो सीन है वो तो है ही, संकट है, और हमारा जो संकट है शायद ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया। भारत की बहुत बुरी हालत है। भारत को, जापान को बहुत नुकसान हो रहा है, साउथ कोरिया को बहुत नुकसान हो रहा है, भारत को भी बहुत नुकसान हो रहा है। इन तीन देशों को तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है खाड़ी संकट से। बिल्कुल, हमारा मैक्सिमम तेल तो वहीं से आ रहा है सर। बहुत नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे थे अभय दुबे जी को, और अभय दुबे जी जो बिहार में जो सीन बना है, बिहार सीन को उन्होंने डिकोड किया है कि किन मजबूरियों के तहत जो नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया है। लेकिन आने वाले जो दिन हैं वो बिहार की राजनीति में एक जिस तरह की तस्वीर उभरने वाली है, उसका भी उन्होंने एक पूरे का पूरा विश्लेषण आपके सामने पेश किया। और बाकी दुनिया में जो चल रहा है, ट्रंप की जो सनक है, ट्रंप की सनक, और जो हमारे साहेब हैं वो अपना जो उनके गुंतारे हैं, वो गुंतारे देश को तकलीफ में तो डाले हुए हैं, और ये तकलीफें आने वाले दिन में और बढ़ेंगी, ऐसा अभय जी ने कहीं अपने जो विश्लेषण उसमें स्पष्ट किया है। सबको सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और जैसा हम अंत में कहते हैं कि अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने में रहकर देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।